गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध समाजशास्त्र विषय के बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज हम समाजशास्त्र को समझने के लिए उनकी कुछ मूलभूत अवधारणाओं को हमें समझना होता है। उसी संदर्भ में आज हम समाजीकरण, जिसे इंग्लिश में सोशलाइजेशन कहते हैं, उसके पार्ट 1 की चर्चा करेंगे। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हमने इसको 2 पार्टों में लिया है। आज हम पार्ट फर्स्ट की चर्चा करते हैं। अब सर्वप्रथम आप लोगों के समक्ष यह प्रश्न उठता होगा कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण को किस प्रकार परिभाषित किया जाए। तो जैसे एक व्यक्ति होता है वो शुरुआत में एक बायोलॉजिकल होता है, उसके शरीर के अंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, आँख, नाक, कान, हाथ। अब उस बायोलॉजिकल जो मैन होता है उसको सोशियोलॉजिकल मैन अर्थात सामाजिक प्राणी को यदि हम सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित कर दें तो उसे समाजीकरण कहते हैं। अर्थात इसके अंदर व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं आदि को सीखता है एक सतत प्रक्रिया के तहत। सरल शब्दों में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। जैसा मैंने आपको सरल शब्द में बताया, इसमें व्यक्ति समाज के जो भी मूल्य होते हैं, वहाँ के जो हर समाज के भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ की जो जनरीतीज होती है जिनको हम फॉकवेज कहते हैं, आगे इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। और न केवल सीखता है, वह इसे अन्य या अगली पीढ़ियों में भी हस्तांतरित करता है। अब इस संदर्भ में हम कुछ विचारकों की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने समाजीकरण की भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। उनमें हम नाम लेते हैं ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, अहम और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। जिसके अंदर व्यक्ति सांस्कृतिक जो विशेषताएं होती है उनको, व्यक्ति का जो अहम होता है और जो उसकी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है समय के अनुसार, वो इसी ही समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत होती है। अब हम एक अन्य विचारक की परिभाषा लेंगे, किम्बाल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है, उस संस्कृति को सीखता है। अब हम यदि इन दोनों परिभाषाओं या हमने जो सामान्य परिभाषाओं की चर्चा की उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह तथा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है और उससे अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का एक क्रियाशील अर्थात एक एक्टिव सदस्य बनता है। इसे ही हम समाजीकरण कहते हैं। अर्थात व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को सीखे, जिस समाज में रह रहा है उसमें अपनी क्रियाशील भूमिका का निर्वाह करे और साथ में अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी को निर्मित करे समाज में रहते हुए, उसे हम समाजीकरण कहते हैं। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा समझ में आ गई होगी। और यह प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में 20 शब्दों में या 50 शब्दों में पूछ सकते हैं कि समाजीकरण क्या है, इसको समझाइए। तो आपको यदि 20 शब्दों में पूछे तो आप एक परिभाषा के माध्यम से बता सकते हैं, और 50 शब्दों में पूछे तो आप 2 या 3 विचारकों की परिभाषाओं की चर्चाएं कर सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं समाजीकरण की विशेषताओं पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण की क्या विशेषताएं हो सकती है। चर्चा करते हैं हम पहली विशेषता से कि सीखने की प्रक्रिया। मतलब समाजीकरण के अंदर निश्चित व्यक्ति जब सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होगा एक बायोलॉजिकल प्राणी से, तो कुछ ना कुछ लर्निंग कर्व्स के तहत ही होगा। तो लेकिन इसमें सभी प्रकार की सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण का हिस्सा नहीं होती। अर्थात जैसे हम एक व्यक्ति चोरी करे, कक्षा में से भाग जाए
या फिर गाली दे तो उसे हम सामाजिकरण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमने चर्चा की कि इसके अंदर व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं मूल्यों को सीखता है और साथ में अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो ये सारी प्रक्रिया कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर रही। इसलिए हर प्रकार की सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण नहीं है। जिसमें आप सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, सांस्कृतिक आदर्शों को सीखें, वही सामाजिकरण का हिस्सा होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि सामाजिकरण के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है या ये आवश्यक है। पहला, आधारभूत नियमबद्धता का आवश्यक, क्योंकि सामाजिकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी समाज के लिए कोई ना कोई नियमबद्धता, कोई ना कोई रेगुलेशन आवश्यक है ताकि वो समाज सक्रिय रूप से या समाज सही रूप से चल सके। दूसरा, आकांक्षाओं की पूर्ति, हर व्यक्ति की कुछ डिजायर या कुछ इच्छाएं होती है, वो भी उन सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार वो सीख पाए, इसलिए भी सामाजिकरण आवश्यक होता है। इसके अलावा हमारे जो सोशल रोल्स होते हैं, सामाजिक जो भूमिकाएं होती है, उसको भी निभाने की सीख होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की जो कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करती है, अर्थात उसकी क्षमताएं जो होगी, हर व्यक्ति के अंदर आपको पता है कई छुपी क्षमताएं होती है, पर हर व्यक्ति की क्षमताएं उभर कर आ नहीं पाती। तो इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत उन क्षमताओं के भी डेवलपमेंट का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, इसी आधार पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में समझाइए, कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ये अरस्तु ने कहा था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको पता है, एक ये भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा, तो आप लिख सकते हो अरस्तु। अब आपसे पूछे कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में समझाइए कि क्यों है वो सामाजिक प्राणी, तो हम इसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो समाज के संपर्क से ही मानव का सामाजिकरण होता है। निश्चित रूप से सामाजिकरण के लिए व्यक्ति तो जरूरी है ही, पर समाज का होना भी जरूरी है, क्योंकि यदि समाज ही नहीं होगा तो सामाजिकरण होगा कैसे। तो समाज के संपर्क से ही मानव का सामाजिकरण होता है और वह समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। डेविस ने कुछ वन्य बालकों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि व्यक्ति का विकास समाज के अभाव में किस प्रकार अवरुद्ध हो जाता है। मतलब उन्होंने समझाया कि यदि समाज नहीं हो तो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया किस तरीके से धीमी हो जाएगी या समाप्ति ही हो जाएगी। तो डेविस ने दो बालिकाएं हैं, अन्ना और इजाबेला, इन दोनों के माध्यम से इसको सामाजिकरण को समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सामाजिकरण होता है और यदि समाज नहीं हो तो सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार रुक जाएगी। तो अन्ना एक अवैध बालिका थी, उसके दादा उसकी माँ के साथ व्यवहार घृणापूर्वक था उनका, तो उन्होंने अपने बच्चे को अलग कमरे में बंद कर दिया और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका केवल इतना पोषण हो पाया कि वह केवल जीवित रह सके, ओनली सर्वाइवल के लिए। उसकी ओर जो हम बात करेंगे उसकी सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, व्यक्तित्व जो सामाजिकरण का हिस्सा होती है, उसकी तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 6 वर्ष की उम्र में जब उसको पता लगा और उसे बाहर निकाला गया तो देखा कि बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति हुई कि अन्ना न तो चल सकती थी और ना ही कोई ऐसे कार्य कर सकती थी जिससे उसकी इंटेलिजेंसी या बुद्धि का पता लगाया जा सके। तो निश्चित रूप से वह असामाजिकृत हो गई, मतलब उसका कोई सामाजिकरण नहीं हुआ और कुछ समय पश्चात तो इनकी मृत्यु भी हो गई। उसी तरीके से वन्य बालक का दूसरा उदाहरण है इजाबेला का। वह भी एक अवैध बच्ची थी और उसका भी सामाजिकरण नहीं हो पाया, सेम अन्ना की तरह ही स्थिति थी। तो जब कुछ वर्षों बाद देखा तो उन्होंने देखा कि शरीर तो मानव का था पर जो हरकतें थी वो सारी पशुओं के भांति थी, क्योंकि उन्होंने कुछ सामाजिक मूल्य और मान्यताओं को सीखा ही नहीं। और ऐसे लोग फिर अधिक समय तक जीवित भी नहीं रह पाते, या जीवित भी रहते हैं तो कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाते जो समाज के लिए आवश्यक हो, तो वो व्यक्ति एक पशु तुल्य बनकर रह जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि मनुष्य को समाज की कितनी अधिक आवश्यकता है। यदि समाज ही नहीं होगा तो वो एक पशु की भांति रह जाएगा। अब है सामाजिकरण के स्तर की प्रक्रिया, स्टेजेस एंड प्रोसेस। अब लुंडबर्ग ने सामाजिकरण का एक अच्छा सा मेथड दिया है जिसे आपको समझना चाहिएगा, जिसके आधार पर आप सामाजिकरण को समझ सकते हैं और आपसे ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सामाजिकरण के लिए जरूरी है व्यक्ति और समाज। अब जब व्यक्ति और समाज मिलेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति सोशल बिहेवियर सीखेगा, उन सोशल मान्यताओं को सीखेगा और उसी से उसका होगा
सामाजिकरण। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सामाजिकरण के लिए व्यक्ति और समाज जरूरी है, उनके मध्य फिर जब बिहेवियर होगा तो उससे ही एक सामाजिकरण की प्रक्रिया विकसित होगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट विचारक हैं जॉन पियाजे। अब हम जॉन पियाजे ने जो सामाजिकरण के स्तर बताए हैं उसकी चर्चा करते हैं। जॉन पियाजे ने सामाजिकरण के 6 स्तर बताए, 6 स्टेजेस में बताया कि व्यक्ति का सामाजिकरण किस प्रकार होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। पहली स्टेज में उन्होंने बताया कि प्रथम अवस्था में बच्चा स्तनपान करता है तथा इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं समझता। अर्थात प्रथम स्टेज होती है तो बच्चा केवल माँ की ब्रेस्ट फीडिंग को समझ पाता है, स्तनपान को समझ पाता है, इसके अतिरिक्त और वो कुछ नहीं समझता। उसका ध्यान सिर्फ उसी ओर केंद्रित रहता है। दूसरी अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को एक कोण से देखने लगता है। हर बच्चा, मान लो आपने उसके सामने मोबाइल लेके आए, आप उसके सामने और भी कोई उसके मतलब की चीज़ जैसे कोई खिलौना लेके आए तो बच्चा उसको एक एंगल से देखता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ बच्चे से दूर कर दी जाती है तो बच्चा वापस उसकी तरफ नहीं देखता। अर्थात उसकी आंखों से ओझल होने पर वो उसे नहीं ढूंढता क्योंकि उसका कंसंट्रेशन इतना ही रहता है। तीसरी अवस्था में जो शिशु देखता है और जो भी उसकी पहुंच में वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है। मान लिया आप मोबाइल देख दे उसको तो वो उसको आपसे छीनने की कोशिश करेगा। फोर्थ स्टेज, जिसे हम 9 से 10 माह की कह सकते हैं, उसमें छिपी हुई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता है। मान लीजिए यदि कपड़े के नीचे कुछ रखा है तो वह उसे हटा देगा, तो उसका कंसंट्रेशन इस स्टेज में ज़्यादा हो जाता है। ये 10 माह तक रहती है पियाजे के अनुसार। फिफ्थ स्टेज, जिसे उसने 12 से 18 महीने अर्थात 1.5 साल तक के लिए कहा है, उसमें वह स्थान परिवर्तन के क्रम को भी जानने लगता है। अर्थात यदि आप कोई चीज़ को छुपा देंगे और उसकी आंखों से ओझल कर देंगे तो वह कोशिश करेगा उस चीज़ को आपको लौटाने की, अर्थात उसे ढूंढने की। और जो 6 स्टेज होती है जो लगभग 2 वर्ष तक हो सकती है, कि मान लीजिए आपने उसके सामने मोबाइल ला के रख दिया, अब ठीक है उसने उसको ढूंढ भी लिया, पर इस स्टेज में व्यक्ति काल्पनिक रूप से उसका चित्रण भी करने लगता है। अर्थात उस मोबाइल की तस्वीर, उसकी माँ की तस्वीर, पिता की तस्वीर, वो इमेजिन करने की शुरुआती स्थिति में होता है। अर्थात उसकी अनुपस्थिति में वो उसकी कल्पना कर सके। ये पियाजे ने कहा है। हालांकि पियाजे ने ये जो सामाजिकरण के स्टेजेस बताए बहुत ही शिशु के हिसाब से बताए, बहुत ही छोटे बालक के हिसाब से बताया, जबकि सामाजिकरण की प्रक्रिया है वह अनवरत होती है, इवन जीवन पर्यंत होती है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होती है। व्यक्ति के जो अंतिम क्षण होता है, उसके जीवन का अंतिम पल होता है मरने से पहले के, वहाँ तक भी उसका सामाजिकरण चलता रहता है, क्योंकि निश्चित रूप से वो समाज के कुछ ना कुछ मूल्यों को सीखता है। हाँ, बचपन में या युवा अवस्था में ये सामाजिकरण की प्रक्रिया की स्पीड तेज होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, चूंकि वो अधिकांश चीज़ें सीख चुका होता है, तो वो प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन यह चलती जीवन पर्यंत है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि सामाजिकरण का जो प्रोसेस है वह जीवन पर्यंत चलता है। निश्चित रूप से शुरुआती अवस्था में तेज होता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है। अब सामाजिकरण के विभिन्न सोपान हो सकते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो सोपान होगा सामाजिकरण का वह है मौखिक स्टेज, अर्थात जिसे हम ऑरल स्टेज कहते हैं। इसमें गर्भ में बच्चा आरामपूर्ण रहता है। जन्म के समय शिशु को कई संकट का सामना करना पड़ता है। बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। शिशु अपना जो सुख दुख है वह मुंह के माध्यम से या मुंह के हाव भाव से ही प्रकट कर सकता है, इसीलिए इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। इसे ऑरल स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इस अवस्था में बोल नहीं पाता। उसकी जो भी उसके सुख है, उसके दुख है, उसकी पीड़ाएं हैं, उसकी खुशी है, वह केवल वो फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से ही आप लोगों को बता पाएगा, इसीलिए इसे ऑरल स्टेज या मौखिक अवस्था कहते हैं। दूसरी जो स्टेज है जिसे हम शौच अवस्था या एनल स्टेज कहते हैं, इस अवस्था में बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत संभाले। कहने का मतलब पूरी तरीके से माँ या घर के अन्य सदस्यों पर निर्भर न रहे, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखे, और इसी नाम से इसका नाम पड़ा शौच। इसी समय उसे शौच का प्रशिक्षण दिया जाता है।
बच्चे को कब और कहाँ शौच करानी है, कैसे हाथ साफ करने हैं, कपड़े मेले नहीं करने उसे, ये सब उसे ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कुछ ना कुछ उसे सिखाया जाता है ताकि वो, कह सकते हैं ना कि बच्चा थोड़ा सा अपने आप में ही एक आत्मनिर्भर बने। तो वो वह है शौच अवस्था। तीसरी अवस्था है इडीपल या तादात्मीकरण व्यवस्था। यह अवस्था लगभग 4 वर्ष से 13 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है और इस अवस्था में व्यक्ति अपनी यौन भावनाएं भी, जो उसकी बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, उसको भी अव्यक्त रूप से, निश्चित रूप से डायरेक्टली नहीं पर छिपे माध्यम से वो प्रकट करने लगता है। चौथी जो अवस्था हो सकती है वह है किशोर अवस्था। यह अवस्था प्राय यौवन आरंभ के समय में आरंभ होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने माता पिता से थोड़ी स्वतंत्रता चाहता है। कहते हैं ना गर्म खून, तो वो यहीं से ही स्टार्टिंग उसकी प्रोसेस होती है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, स्वच्छंदता चाहता है, अपने जीवन के निर्णय खुद लेना चाहता है, हर नई चीज को जानना चाहता है। इस अवस्था में जोश भी बहुत अधिक होता है, या हम कहें जोश का आरंभ जो होता है एक व्यक्ति में, वो इसी अवस्था से आरंभ होता है। और व्यक्ति माता पिता से स्वतंत्रता चाहता है। व्यक्ति यदि घूमने फिरने भी जाएगा तो उसे माता पिता के साथ उतना अच्छा फील नहीं होगा जितना अपने दोस्तों के साथ होगा। अगली जो अवस्था हो सकती है वो हो सकती है युवा अवस्था। युवा अवस्था, ये अवस्था में व्यक्ति को अनेक पद प्राप्त होते हैं और वह उससे संबंधित अनेक उसे भूमिकाएं निभानी होती है, जैसे एक पिता की, पति, दामाद, अनेक उसको स्टेटस प्राप्त होती है और उसी के अनुसार उसे रोल निभाने होते हैं। और इसीलिए हम आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब कई तरीके की व्यक्ति को भूमिकाएं निभानी होती है तो भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन भूमिकाओं में व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो पिता की निभाए, पति की निभाए, तो ऐसी स्थितियों में भूमिकाओं के मध्य टकराव हो जाता है और उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। अगली जो अवस्था होती है वह होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व और बढ़ जाते हैं। बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, विवाह आदि का भार आ जाता है, उसे नए उत्तरदायित्व भी संभालने पड़ते हैं। तो इस स्थिति में भी व्यक्ति की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है। और जो 7th या अंतिम अवस्था हम कह सकते हैं वृद्धावस्था, इस व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन आते हैं। वह दादा, नाना, परदादा आदि के नए रूप ग्रहण करता है, उसी के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वाह करता है। साथ में उसका बचपन भी कहीं ना कहीं वापस आता है। कहता है ना वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की भांति होता है, तो वो गुण भी उसमें विकसित होने लगते हैं। तो ये समाजीकरण के कुछ सोपान थे, जिसमें मौखिक, शौच, इडीपल, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्धावस्था। तो ये एग्जाम में आपसे समाजीकरण क्या है और यदि उसके सोपान पूछें तो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। बाकी अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग दिया, हमने एक कॉमन आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि समाजीकरण किस एजेंसियों के माध्यम से होता है, कि मेजर एजेंसियां कौन कौन सी है जो समाजीकरण में योगदान देती है, अर्थात समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण या इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो जिसमें पहला जो नाम आता है वो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, वो परिवार से ही होती है। परिवार उसके समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम व्यक्ति किसके संपर्क में आएगा, तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आएगा। इस संदर्भ में एक विचारक थे जेल्डिच ने 56 समाजों का मानवशास्त्रीय अध्ययन करके समाजीकरण में माता और पिता की भूमिका का पता लगाया। इन्होंने 56 प्रकार के एक तरीके से समाजों का एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की और माता पिता की भूमिका का पता लगाया। तो उन्होंने देखा कि सभी समाजों में पिता तो साधक था, मतलब इंस्ट्रूमेंटल था, और माँ भावात्मक अर्थात एक्सप्रेसिव भूमिका निभाते। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पिता तो साधक की और माता जो इमोशनल होती है तो एक्सप्रेसिव लीडरशिप आपको प्रदान करती है। और ये एक तरीके के सभी समाजों का निचोड़ है। परिवार के अन्य सदस्यों जैसे भाई बहनों का भी बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक आदर्श और मूल्य द्वारा बच्चे में प्रेम, त्याग, बलिदान, दया, क्षमा जैसे गुण भरे जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि परिवार ही शिशु की प्रथम पाठशाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समाजीकरण की यदि सबसे इम्पॉर्टेंट कोई एजेंसी आपसे यदि छोटा क्वेश्चन पूछे, कंपटीशन एग्जाम में पूछें, तो आपका उत्तर होना चाहिए परिवार, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम यदि किसी के संपर्क में आता है तो वह अपनी फैमिली के संपर्क में आता है। दूसरा इसका
एजेंसी हो सकती है कीड़ा समूह अर्थात प्ले ग्रुप, व्यक्ति जो मैदान में खेलता है वो। समाजीकरण की दृष्टि से या मैदान में खेलता है, घर के आस पड़ोस में खेलता है, क्योंकि निश्चित रूप से परिवार के बाद व्यक्ति यदि कहीं क्लोज आता है तो वह वहीं उस प्ले ग्रुप में आता है, वहीं पर ही उसके मित्र बनते हैं। तो समाजीकरण की दृष्टि से देखें तो बच्चों के लिए कीड़ा समूह महत्वपूर्ण है, पीयर ग्रुप महत्वपूर्ण है। परिवार के बाद वह अपने खेल साथियों के संपर्क में आता है और खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है तथा दूसरों के नियंत्रण में भी रहता है। इस प्रकार उसमें अनुशासन और नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं, क्योंकि वो आसपास खेल के मैदानों में जाता है तो कई तरीके से खेल भावना, टीम लीडरशिप को भी वह सीखता है। तीसरा जो इसका एजेंसी हो सकती है वो हो सकती है पड़ोस, क्योंकि पड़ोस अर्थात नेबरहुड वह भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। पड़ोस में भी व्यक्ति के कई प्रकार से दोस्त बनते हैं, जहाँ वह कई प्रकार की जो सामाजिक मूल्य मान्यताओं को सीखता है। इसके अतिरिक्त नातेदारी समूह किनशिप भी हमारे होते हैं कि हमारी जैसे नातेदार बुआ, चाचा, मामा, नानी, इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं, दादा दादी, ये भी नातेदारी में अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के माध्यम से भी व्यक्ति का जब विवाह होता है तो उसके कई तरीके से वैवाहिक जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बनते हैं और वो कई सामाजिक मूल्य मान्यताओं को सीखता है, जो निश्चित रूप से उसे विवाह के उपरांत ही सीखने का मौका मिलता है। इसके ये सारी जो एजेंसी थी ये तो एक तरीके से हम मान सकते हैं प्राइमरी एजेंसी थी, प्राथमिक संबंधों के आधार पर मिली थी, जिसमें हम के संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, आमने सामने के होते हैं, जिस पे हम भविष्य में इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि प्राथमिक संबंध क्या होते हैं। इसके अलावा द्वितीयक संस्थाएं भी होती है, सेकेंडरी, जो कम इम्पॉर्टेंट होती है प्राथमिक की तुलना में, पर यह भी अपने आप में बहुत अधिक उपयोगी होती है। इसमें जैसे शिक्षण संस्था, जैसे हमारा जो बच्चे का स्कूल होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य बनता है भविष्य में, जैसे कोई मान लो कोई बीजेपी का है, कांग्रेस का है, इस तरीके से। इसके अलावा इकोनॉमिक भी होता है, व्यक्ति किसी व्यापारिक संगठन का सदस्य बनता है या खुद ही व्यापार करता है। धार्मिक संस्थाएं, अलग अलग धर्मों से रिलेटेड, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तो वो वहाँ पर भी उसका सामाजिकरण होता है। इसके अलावा कल्चरल भी कई ऑर्गेनाइजेशन होती है और व्यावसायिक भी संस्थाएं होती है। तो ये निश्चित तौर पे आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक जो संस्थाएं होती हैं, जो व्यक्ति के निश्चित रूप से जीवन के शुरुआती समय में तो नहीं, पर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसके लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है और उसके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के लिए ही इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं इसी के ही पार्ट सेकंड में कि आगे अभी तक हमने समाजीकरण की परिभाषाओं को जाना, विशेषताओं को जाना, उसके स्टेजेस को जाना, उसकी एजेंसीज को जाना, इसके अतिरिक्त उसकी समाजीकरण से रिलेटेड कुछ थ्योरियों को भी, हम उसके सिद्धांतों को भी जानेंगे कि अलग अलग विचारकों ने क्या चर्चाएं की। तो अभी के लिए इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं इस समाजीकरण के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।